हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद जोना। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करेंगे आज की अपनी सीडीपी स्पेशल मॉक टेस्ट का, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन एक शुरुआत करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आता हो तो एक लाइक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। किसके विकास में शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन। ठीक है, फ्रॉबेल के द्वारा किंडरगार्टन पद्धति का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। फ्रोबेल का पूरे नाम की बात करें तो इनका नाम है फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है, पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक फ्रोबेल इनका पूरा नाम है। उन्होंने किंडरगार्टन पद्धति जो है वो अपनाई है। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा या बालवाड़ी। अगला क्वेश्चन लेंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का या तटस्थता की भावना का? तो जो एक अच्छा अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों के मध्य सदैव सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, किसको बढ़ावा देगा? सहयोग की भावना का। प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा नहीं देगा, प्रतिद्वंद्विता की भावना को बढ़ावा नहीं देगा, ना ही तटस्थता की भावना को देगा। ठीक है, वो कहेगा कि आप आपस में सहयोग करना सीखें, एक दूसरे की मदद करना सीखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षकों को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को विषय की समझ। ठीक है, क्या राइट आंसर है? शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक को अपने विषय की जितनी ज्यादा समझ होगी वो बच्चों को उतने ही आराम से और उतने ही अलग अलग तरीकों से पढ़ा पाएगा जो बच्चों के अधिक समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण में प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष में आपकी बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है, जिसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में बालकों में स्फूर्ति व चुस्ती अधिक होती है, इस कारण इसे स्फूर्ति अवस्था कहते हैं। सामाजिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? ऑप्शन में है वुडवर्थ, रॉस, एनोस्टी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो नजर आ रहा है, रॉस। ठीक है, इनका पूरा नाम है EJS रॉस। क्या है? EJ रॉस के अनुसार पर्यावरण या वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 है आपका, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में है मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो या JB वाटसन। तो ये बोला गया है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट बन रहा है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, किसने? मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो द्वारा ये कथन दिया गया है कि 20वीं शताब्दी बच्चों के अनुपयुक्त वातावरण से बचाने और उनकी स्थिति व जीवन शैली में सुधार के लिए एक बहुत बड़ी पहल की गई है, इसलिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7,
यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता-पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये तो आपकी समझ पे आधारित क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो आपको अपनी समझ पे आधारित सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? तो माता-पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल नेगेटिव है। अब इनमें से आपको क्या करना है? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, जाकर उनसे मिलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हो सकता है वह स्वयं आने में सक्षम ना हो, तो आप वहाँ जाकर उनसे मुलाकात करके आइए उनके घर पर, ठीक है? लिखने से कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि वो पढ़े ना। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है, वो डायरी नहीं देख पाते हैं बच्चों की। तो एक बार खुद आप जाकर, अगर आपके पास समय है, तो जाकर उनसे मिलना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? किसी एक पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ना तो बंटित, ना समूहित, ना अंतरालित, किसी भी रूप में नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या निर्माण क्यों कार्य माना जाता है? एक नेमिकार, एक विशेषज्ञता कार्य, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं? तो पाठचर्या का निर्माण जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। एक अत्यधिक विशेषज्ञता का कार्य माना जाता है पाठ्यचर्या का निर्माण, क्योंकि इसके निर्माण में बच्चों का जो मेंटल मानसिक होती है स्थिति, उसको ध्यान में रख के इसका निर्माण करना पड़ता है कि बच्चों को किस लेवल का पाठचर्या समझ में आएगी, उसमें क्या-क्या टॉपिक डालना चाहिए, तो ये एक अत्यधिक विशेषज्ञता का कार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण, अंतःक्रिया, अंतःसंबंध या निरंतरता? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये है आपका निरंतरता। कि विकास जो है वो निरंतरता होता रहता है, थोड़ा ना थोड़ा वृद्धि रुक जाती है, बट विकास जो है वो आपका चलता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत है विकास, ठीक है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, हमेशा विकास आपका थोड़ा ना थोड़ा होता रहेगा। वृद्धि रुक जाएगी, वृद्धि से आपका तात्पर्य है कि आपकी हाइट जितनी है आपकी उतनी रह जाएगी, ठीक है? बट निरंतरता का विकास जो है वो सदैव चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ठीक है? तो पहले आपको बता दें कि संवेग क्या होता है। ऑप्शन में है आपका भय, घृणा, आश्चर्य और भूख। तो संवेग होती है एक, मतलब मन की, तो संवेग होता क्या है? संवेग होता है एक भावात्मक स्थिति होता है जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है, ठीक है? मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है, इसी अवस्था को संवेग का नाम दिया गया है, ठीक है? हमारे हमारे एक भावात्मक स्थिति, ठीक है? मनुष्य की मानसिक और भावात्मक स्थिति, भाव उत्पन्न होते हैं ना, तो वो संवेग कहलाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो जब उसे जिज्ञासा का समाधान समाधान होगा तो वो आश्चर्य होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है? छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भय होती है, भूख होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है? लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड विलियमस्टन या अल्फ्रेड बिने? तो बुद्धि परीक्षण, ठीक है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता, ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये आपका बिल्कुल सही है, अल्फ्रेड बिने, ठीक है? अल्फ्रेड बिने जो है वो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। सबसे पहले इन्होंने ही कब बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, छोटे शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? परानिर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। छोटा बच्चा होता है, वो खिलौने को तोड़ मरोड़ कर उसके पार्ट्स को अलग करता है, तो वो जिज्ञासु होता है, उसे जानने की इच्छा होती है कि ये खिलौना कैसे बना है, ठीक है? और तो फिर ये आपका सी राइट आंसर है। बच्चे में एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु
10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120 या 183? तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी राइट है, 120 होती है, ठीक है? बच्चे की मेंटल आयु 12 है और क्रॉनिकल आयु जो है वो 10 है, तो आपकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 120 बनेगी। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? तो सामाजिकता का सिद्धांत वह है, ऑप्शन नंबर ए लेव वाइगोत्स्की का है सामाजिक सिद्धांत, तो ये सामाजिक कारक पर ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टरमैन, थॉर्नडाइक या बर्ट? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो यह है आपके ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक, ई.एल. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया है बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेग क्या पूछ रहा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। ऑप्शन में है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉश। तो आपका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। वुडवर्थ द्वारा बोला गया है कि संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है वो होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या ये सभी? ठीक है, आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। खिलौनों की आयु जो है वो ए है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, 2 से 6 वर्ष की होती है। 2 से 6 वर्ष की होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, जिसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि होती है। इसे खिलौने की आयु, पूर्व टोली आयु या खोजपूर्ण आयु के नाम से भी जाना जाता है। किसे? खिलौनों की आयु, पूर्व टोली आयु के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है और खोजपूर्ण आयु किसे जाना जाता है? पूर्व बाल अवस्था को। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा यहाँ पर। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदीय पेशी अवस्था? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है, बौद्धिक क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, किस अवस्था पर? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर। ठीक है, जो कि जीन पियाजे द्वारा दी गई है 4 अवस्थाओं में चौथी अवस्था होती है। जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं में चौथी अवस्था होती है, सबसे आखिरी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि या किंडरगार्टन विधि? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी किंडरगार्टन विधि जो है वो खेल पर आधारित विधि होती है। और किसने किसने दी है ये किंडरगार्टन विधि? तो ये दी है आपकी फ्रोबेल ने। फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन विधि दी गई है। वहीं बात करें अगर हम समस्या समाधान विधि की, तो इसके जनक जॉर्ज पोलिया हैं। ठीक है, जॉर्ज पोलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जनक हैं। वहीं बात करें हम वाद विवाद विधि की, जेम्स एम ली। ठीक है, वाद विवाद के कौन है? जेम्स एम ली। जेम्स एम ली वाद विवाद है। और व्याख्यान विधि की बात करें तो व्याख्यान विधि के जनक हैं, तो ये फेमस है व्याख्यान विधि आपकी, तो इनके जनक है सुकरात। ठीक है, कौन है व्याख्यान विधि? सुकरात विख्यात विधि के जनक हैं। एक महान दार्शनिक तथा यूनान के निवासी थे सुकरात, जिन्होंने व्याख्यान विधि दी है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मकता,
या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन यानी डाइवर्ट थिंकिंग की बात की है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, सृजनात्मकता में होता है। सृजनात्मक में बच्चा जो है वो अभिसारी चिंतन करता है, तो अभिसारी चिंतन का प्रयोग जो है वो सृजनात्मक के समान है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना, वह प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है। उस प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम। ठीक है, सामाजिक अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? ऑप्शन है आपके इलेक्ट्रा, ऑडिपस, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रा। ठीक है, कौन सी ग्रंथि के कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिकाएं, जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है ये शैशवावस्था में जो ग्रंथि है वो विकसित होती है, जिसके प्रभाव के कारण बालिकाएं जो हैं वो पिता के प्रति आसक्ति का भाव या श्रद्धा का भाव रखती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका ये, बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये पूछा है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, सभी बच्चों में अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, कोई भी बच्चा पीछे नहीं होता है, उन्हें बस थोड़े सहारे की और सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप बच्चों को थोड़ा सपोर्ट और प्यार से समझाएँगे तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बाल मनोवैज्ञानिक में कभी भी बच्चे को हमें डिमोटिवेट नहीं करना, हमेशा उसको मोटिवेट करना है, ठीक है? उसकी कमियों में हमें अच्छी-अच्छी बातें उसके बारे में बतानी है, कभी भी उस पे प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है आपका राइट आंसर? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में? मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन में है बीएन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, बीएफ स्किनर के द्वारा बोला गया है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने बोला है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर द्वारा ऐसा बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, सत्य है, ये ध्यान से रखिएगा क्योंकि कभी-कभी नहीं हम नहीं देखते हैं और कभी-कभी है, जो सही होता है वो गलत हो जाता है और जो गलत हो जाता है वो सही होता है। तो फिर जल्दबाजी में आप अपना क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, ठीक है? जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत पढ़िएगा। तो पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो बन रहा है वो हो जाएगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से ऑप्शन नंबर ये है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये आपका बिल्कुल सुटेबल आंसर है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये तो गलत है। बच्चे अपने घर से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो ये तो कह नहीं सकते ना कि उन्हें कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, उन्हें होता है ज्ञान। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है। बच्चों को अगर हम अच्छे से पढ़ाएँगे तो उन्हें कष्ट नहीं होगा। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ये भी नहीं है, बच्चे अपने आस-पास से भी कई सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही बन रहा है वह है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन जो है वो स्वयं करते हैं। क्या है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है। कौन-सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा है, ठीक है? ऑप्शन में है गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहार सिद्धांत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और किसने दिया है ये सिद्धांत? तो ये सिद्धांत है आपका सिगमंड फ्राइड का। किसका सिद्धांत है? सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया है? तो दिया गया है सिगमंड फ्राइड का द्वारा, जो ये कहता है कि मानव मस्तिष्क जो है वो एक बड़े बर्फ की चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है कि वो क्या करे? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना? तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा कि अगर विद्यार्थियों को कक्षा में विद्यार्थियों का मन लगाए रखना है तो उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछने में वो एक्टिव रहेंगे, उनका माइंड जो है वो शार्प होगा और वो थोड़ा रुचि लेंगे कि सर जो है वो हमें हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि जो सर या मैडम है वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही से दे सकें। तो क्या करना चाहिए? प्रश्न को पूछते रहना चाहिए कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपका आखिरी प्रश्न है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है? तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऐसा बोला जाना कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, साफ-साफ लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आपको बता दें कि बुद्धि का सिद्धांत जो है वो मेल या फीमेल किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? लिंग पर आधारित नहीं होती है, बुद्धि जो है वो किसी की भी ज़्यादा हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी यहाँ पर राइट है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऐसा बोला जाना कि पुरुष स्त्रियाँ की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो दोस्तों ये थे आपके आज के 30 महत्वपूर्ण सीडीपी के क्वेश्चंस, जो कि कुछ इसमें से प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और कुछ नए आए हैं, ठीक है? तो सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो हम मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जो चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।